हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मालवी एकेडमी के इस परिवार में। बच्चों, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कृषि चौपाल के महा सीरीज में 1000 क्वेश्चन की सीरीज, और जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के 1000 क्वेश्चन की सीरीज में उनका एक क्रम। तो जिसमें हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस। बच्चों, समस्या आज की क्या हुई कि बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि इस वजह से जो है इंटरनेट यहाँ का खराब हो चुका है, और ये इंटरनेट अगले 24 घंटे बाद सही होने वाला है। इस वजह से आपको जो लेक्चर दिया जा रहा है वो लाइव पॉसिबल नहीं हो पाया है, इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भेजा जा रहा है। और आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन को, जैसे लाइव में मैं करता हूं बिल्कुल वैसे ही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और आप सब तक मैं वो लेक्चर जो है पूरे के पूरे उसी फॉर्म में पहुंचाऊंगा जैसे मैं लाइव में आप सब लोगों के पास रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है। दूसरा, आपका इसमें क्या रोल रहेगा कि आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को देखिएगा, और उसके बाद उस क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट आ रहा होगा उस क्वेश्चन के डाउट को आप नोट करके रखिएगा। अगर मैं किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन के चलते गलत टिक कर दे रहा हूं, उसके चलते भी आप जो है उसको रखे रहिएगा, और मुझे नेक्स्ट जो है लेक्चर में आप लोग तुरंत इन्फॉर्म करिएगा। वैसे चांसेस बहुत कम है कि मैं यहाँ गलती करूं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस हुई रहती है इस चीज़ों पे। तो आपसे यही उम्मीद मैं रखता हूं कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से क्या करेंगे, नोट करेंगे, और जो डाउट रहेगा वो लिख करके अगले दिन लाइव में आप मुझे बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन में कोई समस्या थी। तो मैं आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन का निराकरण करूंगा, फिर उसके बाद मैं नया क्वेश्चन को जो है आगे कंटिन्यू करूंगा। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लाइव में देखा था, कृषि चौपाल के डे 2 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 तक पहुंच चुके थे। 51 कंप्लीट हो चुका था। आज जो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करने वाले हैं, और 52 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेगा उतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज की इस सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आप सब पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। आपके CUET में एक खास विशेषता बच्चों ये है कि CUET यानी कि NTA का जो एग्जाम है ना, जो NTA कंडक्ट करवाएगा उसके एग्जाम की एक खास विशेषता ये है कि वो आसान से आसान क्वेश्चन भी पूछता है, और आसान क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस में बना करके थोड़ा सा टफ कर देता है, और मल्टीपल स्टेटमेंट्स में बना करके और थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करता है। बाद में उसी को 2 स्टेटमेंट में और मैचिंग टाइप में या फिर असर्शन रीजन में वो बना करके आपसे पूछता है। चीजें वही रहती हैं बच्चों, बस एक लाइन का जो आंसर है वो 4 अलग अलग जो है आंसर्स में आ जाता है। इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अब जैसे ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 52। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज, यानी कि जो ताजा दूध मिल्किंग करने के बाद तुरंत जो निकल करके आता है उसका pH वैल्यू कितना होता है। अब pH वैल्यू का मापक क्या है, pH वैल्यू का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है। pH की वैल्यू जो मेजर की जाती है वो या तो एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल, इस तरह से मेजरमेंट उसका किया जाता है, जो कि आपका pH स्केल पर मापा जाता है। pH स्केल के बारे में अगर आपको बता दें तो pH स्केल की खोज डॉक्टर SPL सोरेनसन ने 1909 में किया था, 1909 में। और उन्होंने क्या बताया था कि जो pH स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है, यानी कि 0 से लेकर के 14 तक उस पे पैमाने लिखे होते हैं, जिसमें कि 7 न्यूट्रल होता है, बिलो देन 7 एसिडिक होता है, और मोर देन 7 आपका कैसा होता है, वो बेसिक होता है, जिसको क्षारीय कहते हैं। तो आइए देखते हैं ताजे दूध का pH मान कितना होता है। ताजा जो दूध बच्चों मिल्किंग के बाद तुरंत निकलता है उसका जो pH वैल्यू होता है, उसका pH वैल्यू होता है 6.6। कितना होता है, 6.6। अगर हम लोग ऐसे देखा जाए pH पैमाने पर तो 6.6 का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि ये एसिडिक है ना, वो कैसा है, एसिडिक है। लेकिन अगर यहां पे मैं आपको और थोड़ा सा स्पेसिफिक अलग बताने की कोशिश करूं, थोड़ा सा अलग मैं चल करके बात करूं, तो अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो काऊ मिल्क का जो pH होता है बेटा, काऊ मिल्क का pH ये होता है 6.4 से 6.6, और जो बफेलो मिल्क होती है, बफेलो जो होती है उसके जो मिल्क का pH होता है वो इसका pH होता है बेटा 6.6 से 6.8। तो अगर मैं बात करूं एवरेज pH कितना होगा, एवरेज pH कितना निकल के आएगा, एवरेज pH वैल्यू कितनी निकल के आई, तो इसकी एवरेज pH वैल्यू 6.6 से 6 ये वाली निकल के आती है।
क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? इन दोनों का जो माध्यिका है वो कौन है? 6.6 ही तो है। तो एवरेज पीएच वैल्यू क्या निकल गया? 6.6, यानी कि ये इसका पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, इसका पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो ये एक ताजे दूध का पीएच मान का मिल्क हो गया। मैं आपको इसी में और कुछ जोड़ करके बताता हूं। आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लाइव होते तो और भी मजा आता, लेकिन बच्चों क्या किया जाए, आज की बारिश इस सीजन की सबसे ज्यादा होने वाली बारिश में से एक है, और तेज आंधी, तेज बिजली, गड़गड़ाहट, चमक, हर एक चीज होती है। चलिए आप लोग कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन उसी मानसून से ही रहेगा कि आप लोग से मैं 4 सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग उस चारों सवाल का कमेंट इसी लेक्चर के वीडियो में ही आप लिख करके भेज दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये बताना है कि व्हिच क्लाउड रेन्स, है ना, कि यानी कि कौन से बारिश कराने वाले बादल होते हैं, उसका नाम लिखना। सिर्फ उसका नाम लिखिएगा जो बारिश कराता है, बाकी गरजने वाले के नहीं, चमकने वाले के नहीं, सिर्फ बारिश कराने वाले बादल का नाम लिखना है। दूसरा ये बताना है भारत में मानसून किस डे या किस मंथ में एंट्री करता है। भारत में मानसून की एंट्री कब होती है, किस महीने में होती है, ये आप बता सकते हो। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अगर आपको आता रहेगा तो। बात हम लोग कर रहे थे पीएच मिल्क की, है ना, दूध के पीएच मान की। तो दूध के पीएच मान से संबंधित आपको बताते हैं कि अगर गाय को या इसको क्या नाम, बकरी के दूध का पीएच मान देख लीजिएगा। गोट के दूध के पीएच मान और सीप के गोट का पीएच मान जो होता है बच्चों, इसके मिल्क का जो पीएच मान होगा, है ना, इसका जो मिल्क का पीएच मान होगा वो कितना होता है? एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन, यानी कि क्षारीय होता है। ये आप सब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका जो पीएच वैल्यू होता है बेटा वो 7.4 होता है। ये आप सब दिमाग में बैठा लीजिएगा। पीएच वैल्यू इसका कितना होता है? इसका होता है 7.4। तो यानी कि ऐसा मिल्क जो कि काऊ और बफेलो के अलावा है वो है सीप और गोट का, उनका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। ये एल्कलाइन होता है। दूसरी एक बात और समझिए, अगर किसी गाय का तबीयत खराब है, यानी कि वो फीड नहीं कर पा रहा है, चारा नहीं खा पा रहा है, तो उसके पीएच मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जी हाँ, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये रहा बच्चों पीएच मान से संबंधित आपका ये पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 53 पे देखते हैं। IFGRI इज लोकेटेड एट, आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले वो मैं बता देता हूं। इंडियन फॉडर एंड ग्रासलैंड, आप ग्रासलैंड भी कह सकते हैं, ग्रासेस भी कह सकते हैं, है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय चारा एवं घास अनुसंधान संस्थान, चारा एवं घासलैंड अनुसंधान संस्थान। ये कहां पे स्थित है बच्चों? ये आपके झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। झांसी में 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो आपका ये चारा अनुसंधान संस्थान याद रखना है। दूसरा, झांसी में ही रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी कहाँ पे स्थित है? झांसी में ही स्थित है। ये आपके भारत में जो 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उनमें से एक है जो आपकी झांसी में है। पहली जो थी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल में है, 1993 में उसको बनाया गया था। और जो एक और यूनिवर्सिटी है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके समस्तीपुर बिहार में है। ठीक, ये 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक ये भी है। तो झांसी में क्या स्थित है? आपका चारा अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में स्थित है। आगे चलते हैं। Which one of the following correctly represent the thumb rule for feeding of buffalo? बेटा बीच में ऊपर थोड़ा सा कट गया है, उसको मैं जोड़ दे रहा हूं, है ना। थंब रूल ऑफ फीडिंग ऑफ बफेलो, है ना, फीडिंग ऑफ बफेलो की बात हो रही है। ठीक है, फीडिंग ऑफ बफेलो। अब फीडिंग ऑफ बफेलो में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? किसी भी पशु को अगर हम खिलाते पिलाते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस, खास करके इनके दूध उत्पादन पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। दूध उत्पादन के लिए विशेष ध्यान देना होता है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। 1 किलोग्राम ऑफ कंसंट्रेट फॉर ईच हाफ लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि कह रहे हैं कि आधा किलो दूध के लिए कितना देना है? 1 केजी दाना देना है। ठीक है, दाना, सांद्रण का मतलब बच्चों क्या हुआ यहाँ पे? दाना। कंसंट्रेट मतलब यहाँ पे दाना हुआ। उसके बाद 1 किलोग्राम ऑफ कंसंट्रेट फॉर ईच लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि 1 केजी दाना देना है 1 केजी दूध के लिए। तो ये भी बात एक जगह लिख ले रहे हैं। 1 केजी ऑफ कंसंट्रेट फॉर ईच
3 लीटर ऑफ मिल्क। बात क्या है, भैंस से संबंधित है ना, बफेलो से संबंधित यहाँ पे बात पूछी जा रही है। और बफेलो का आपको पता है कि जब बफेलो दूध देती है ना, तो उस पे कितना लीटर हमें दूध उत्पादन पे कितना दाना देना होता है, बस वही बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो तीसरा जो ऑप्शन है ये लिखा गया है 3 केजी दूध उत्पादन पे, 3 केजी दूध उत्पादन पे कितना कितना दाना देना है, 1 किलोग्राम दाना, 1 केजी दाना। ठीक है, अब अगला चौथा ऑप्शन देखिए, 1 किलोग्राम ऑफ कंसंट्रेट फॉर ईच 2.5 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि 2.5 केजी दूध, 2.5 मतलब क्या हुआ, 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर दूध का अगर उत्पादन दे रही है तो इस पे 1 केजी दाना हम देंगे। तो आप सबको मैंने बहुत प्यार से समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है ऐप में कि अगर गाय है, अगर गाय दूध दे रही है 3 किलो, तो प्रत्येक 3 किलो पर 1 किलोग्राम दाना हम देते हैं गाय को। ठीक है, और अगर भैंस दूध उत्पादन कर रही है तो 2.5 किलो दूध पर, यानी कि 2.5 केजी दूध पर 1 किलोग्राम कंसंट्रेट यानी कि 1 किलो दाना हम लोग उसको खिलाते हैं, ताकि उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड ना हो और बॉडी मेंटेन रहे। तो आपके भैंस के लिए जो राइट आंसर बेटा होगा वो क्या होगा, 1 किलोग्राम ऑफ कंसंट्रेट फॉर ईच 2.5 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर गाय की बात होती, यहां पे अगर गाय लिख देता बच्चों तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। ये किसके लिए है, तो ये किसके लिए होता है बच्चा, गाय के लिए होता है ना। तो यहां पे मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, ये गाय के लिए है। अगर यहीं पे बात कर ली जाए कि एक ऐसा पशु है जो कि खेतों में कार्य करता है, बैल है ना, बैल जो कि खेतों में कार्य करने के लिए रखा गया है, उसको कितना ग्राम चारा हम लोग कितना हम लोग उसको दाना देंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके लिए सवाल है कि कार्यवाहक या भारवाहक बैल को, अगर कोई बैल 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको कितना किलोग्राम कंसंट्रेट या दाना हम लोग खिलाएंगे। आपके कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन हो जाएगा ये आप लोग हमें आंसर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बोन मील इज ए गुड सोर्स ऑफ। बोन मील क्या होती है, हड्डी का चूर्ण है ना, हड्डी का चूर्ण, ये क्या है, हड्डी का चूर्ण, इसको बोलते हैं बोन मील को। तो बोन मील किसका सोर्स होता है, बहुत बढ़िया फास्फोरस का सोर्स होता है बेटा। किसका, फास्फोरस का बहुत बढ़िया सोर्स होता है। कुछ इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, लेकिन अगर हमें खिलाना है किसको, पशुओं को, तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का सोर्स होगा। लेकिन अगर बात की जाती कि हम इसका उपयोग खाद के रूप में कर रहे हैं, तो खाद के लिए सबसे अच्छा सोर्स किसका होता, फास्फोरस का हो जाता। ठीक है ना, तो यहां पे भी आपका जो कैल्शियम और फास्फोरस है ये राइट आंसर हो सकता है, पॉसिबल राइट आंसर यही हो सकता है। बाकी फास्फोरस अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो सकता है, खाद के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बफेलो इज लोकेटेड एट, यानी कि NRCB, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बफेलोज। अगर मैं बात करूं कि इंडियन बफेलो रिसर्च, नेशनल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI है ना, तो ये कहां पर स्थित है, ये बच्चों हिसार पर स्थित है, हिसार में स्थित है, यहाँ पे हिसारी लिखा हुआ है, हिसार यानी कि हरियाणा में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, इसको क्या बोला जाता है अब, CIRB, क्या बोला जाने लगा है अब, CIRB। इसी NRCB को अब क्या नाम दिया जाने लगा है, CIRB। इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। ठीक है, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, आपके हिसार में। अगर बात की जाए CIRG की, CIRG जी मतलब गोट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, ये मखदूम मथुरा में हो जाता है। यहाँ पे किसका है, मखदूम मथुरा में हो जाएगा, मथुरा में आपका गोट का है। अगर बात की जाए कैटल की, तो कैटल का भी आपका मथुरा में ही है। ठीक है, कैटल के लिए भी आपका मथुरा में है, और इसमें से ऐसा कोई है नहीं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उनमें से अप्रोप्रिएट आंसर आपको इनमें से देना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब है जो सबसे सही आंसर हो उसी को आपको रिप्लाई इसमें करना है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। मिल्क इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, इज इट ट्रू और नॉट? आई थिंक इट इज वेरी 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 ट्रू। ठीक है ना। मिल्क इज डेफिशिएंट इन आयरन, कॉपर, आयोडीन एंड विटामिन सी, ये भी बात बच्चों एकदम सही कही जा रही है, क्योंकि आयरन की कमी होती है, कॉपर की भी कमी होती है, आयोडीन की भी, विटामिन सी तो कमी होती ही होती है। मान लीजिए आपको कॉपर और आयोडीन नहीं पता है, लेकिन आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मिल्क में किसकी कमी होती है, आयरन की कमी पाई ही जाती है और विटामिन सी की भी कमी मिलती ही मिलती है। तो आपको ये दो ऑप्शन से ही क्लियर हो गया कि ये डेफिशिएंट है। सी वाला ऑप्शन देखिए, प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ मिल्क इज लैक्टोज। तो बेटा आपको यही बार बार मैंने पढ़ाया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट मतलब जो मिल्क में स्वीटनेस का काम करे, जो मीठापन का काम करे, जो उसमें थोड़ा सा स्वाद बढ़ाए मीठे का, ठीक है ना, तो वो लैक्टोज ही है। और लैक्टोज सिर्फ और सिर्फ आपके मिल्क में ही पाया जाता है, ये भी बात आप जानते हैं। लैक्टोज डाइसैकेराइड होता है, ये भी बात आप जानते हैं। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल लैक्टोज गैलेक्टोज से मिलकर के बनता है एक मॉलिक्यूल लैक्टोज। तो तीनों की तीनों बातें बेटा एकदम सही हैं। ठीक है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है तो इसमें से क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी। अगर यहीं पे बात की जाए और किस चीज में जो है उत्कृष्ट होता है दूध, तो दूध में मिनरल मैटर बहुत अच्छे खासे पाए जाते हैं। दूध में जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो इसमें कवर कर दिए गए। ठीक है, ये भी बता दिया गया किसकी किसकी कमी होती है। ठीक ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, याद रखिएगा, उम्मीद है क्वेश्चन को आने की भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मिल्क कंपोजिशन आर। फैक्टर दैट कैन अफेक्ट मिल्क कंपोजिशन, यानी कि ऐसे घटक जो कि दूध की संरचना को प्रभावित करते हैं। कंपोजिशन मिल्क का क्या होता है, एक तो पानी है, पानी में वसा है, वसा के साथ साथ उसमें आपका प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट है और मिनरल मैटर यानी कि एस जिसको हम लोग कहते हैं वो इसमें मिला हुआ है। तो यही 4-5 चीजें आपके होती हैं जो सबसे मेनली मिल्क का कंपोजिशन बनाती हैं। तो मिल्क में दूध का संगठन किस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम दिन भर पानी ना पिए तो हमारे मुंह की लार कैसी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। ब्लड में पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से हमें डिहाइड्रेशन फील होने लगता है। तो डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, बॉडी सुस्त हो जाती है, तो इफिशियंसी भी तो घट जाती है। तो सेम वैसे दूध के साथ गाय के या भैंस के दूध के साथ भी होता है। अगर गाय को कम पानी पिलाया जाए या भैंस को कम पानी पिलाया जाएगा तो डिहाइड्रेशन उसके बॉडी में भी होगा, तो दूध गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि उत्पादन कम होगा लेकिन गाढ़ा रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे जो जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उस पर बात करते हैं। बताने को तो बहुत कुछ है, अभी मैं बताऊंगा। स्पीसीज एंड ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक्स, यानी कि कहा जा रहा है पशुओं की प्रजातियों और नस्लों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात 100% सही है कि कोई भी पशु होगा। अब अगर मैं बात करूं साहीवाल की तो सबसे ज्यादा दूध देती है। अगर मैं बात करूं अमृत महल की, ठीक है, तो ये तो कामकाजी नस्ल में चली गई। अगर मैं बात करूं आपके बछौर की, ठीक है ना, या मैं बात करूं नीली राव, इसमें मैं उधर चला गया, इसमें अगर बात करूं गंगा तीरी की, तो जो साहीवाल का दूध का उत्पादन है वो गंगा तीरी के बराबर तो नहीं है, या फिर गिरी नस्ल के बराबर भी साहीवाल अगर दूध देने लगी तो क्या मतलब निकला। तो इसलिए दोनों की प्रजातियों पर और वैरायटीज यानी कि ब्रीड्स में डिफरेंस होता है, ये भी इस पर डिपेंड करता है कि मिल्क का कंपोजिशन कैसा होगा। हर एक ब्रीड का जो कंपोजिशन होता है दूध का वो अलग होता है, ये एकदम कंफर्म होता है। थोड़ा बहुत परसेंटेज उसमें घटता बैठता रहता है। जैसे भैंस की नस्ल में आप देख लीजिए, भैंस में भदावरी की ब्रीड में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, मुर्राह में उतनी वसा नहीं मिलती है, फैट कम मिलता है, वसा की मात्रा जो दूध में होती है। तो ये तो हर एक ब्रीड में बदल जाती है ना फैट का कंटेंट। तो यही बात यहाँ पे पूछी जा रही, मिल्क का कंपोजिशन कैसे कैसे प्रभावित होता है। जितनी स्पीसीज है उससे अफेक्टेड होगा और जितनी ब्रीड्स होती हैं लाइव स्टॉक्स की उससे भी अफेक्टेड होगा। इन दोनों से बच्चों अफेक्टेड होगा, है ना, इन दोनों से अफेक्टेड होगा। आइए फिर आगे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है स्टेज ऑफ लैक्टेशन ऑफ लाइव स्टॉक। स्टेज ऑफ लैक्टेशन का मतलब बच्चों क्या होता है कि किस ब्यांत में वो चल रही है गाय या भैंस। मान लो जो पहली ब्यांत होता है, फर्स्ट लैक्टेशन जो पीरियड होता है, उसमें दूध का उत्पादन बहुत अच्छा नहीं माना जाता।
एवरेज होता है। दूसरे ब्यांत में यानी दूसरी बार जब गाय बच्चा देती है, दूसरी बार जब वो मिल्किंग स्टेज में आती है तो थोड़ा सा दूध उत्पादन बढ़ता है। हर एक लैक्टेशन पीरियड में वो दूध का उत्पादन बढ़ाती है। तीसरे चौथे में बढ़ता जाता है, पांचवें में मैक्सिमम हो जाता है। यानी पांचवा जो आपका प्रोडक्शन होता है उसमें फैट का कंटेंट भी मैक्सिमम होता है और मिल्क का प्रोडक्शन भी तीसरे ब्यांत से लेकर के पांचवें तक सबसे ज्यादा होता है ना। तीसरा लैक्टेशन पीरियड और से लेकर के पांचवा लैक्टेशन पीरियड तक बहुत ही बढ़िया मिल्क का प्रोडक्शन होता है, सबसे पीक पे उसी समय चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे लैक्टेशन का जैसे जैसे बढ़ता जाता है दूध का उत्पादन फिर घटने लगता है, क्योंकि पशु की उम्र बढ़ने लगती है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। देन लिखा हुआ सीजन एंड पोर्शन ऑफ मिल्क। समझिए बात को, सीजन गर्मी, बरसात, जाड़ा, तीनों के सीजन में दूध के कंपोजिशन में आपको चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बरसात में आप देखेंगे दूध का उत्पादन अच्छा होगा, ठीक है, मीडियम होगा और इन्फेक्शन उसमें फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठंडी में देखोगे दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, ठंडियों में सबसे ज्यादा होगा दूध का उत्पादन, क्योंकि कंपोजिशन उसका बदल जाता है, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उस समय बॉडी से इवेपोरेशन हो नहीं रहा होता है तो दूध ज्यादा बनता है। गर्मी में क्या होगा, जैसे ही समर सीजन आता है, जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होता है फरवरी मार्च से लेकर के फिर जून जुलाई तक क्या होगा, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा रहता है, डिहाइड्रेशन बॉडी हो रहा होता है, इवेपोरेशन पसीना निकल रहा होता है ना, पसीना निकल रहा होता है। गाय के भैंस के स्किन से या गाय के स्किन से स्वेटिंग हो रही होती है, बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, तो उस समय दूध का उत्पादन घट जाता है। जब दूध का उत्पादन घट जाता है तो इसका मतलब है कि उसका कंपोजिशन भी बदल जाता है। एक ही ब्रीड है तो दूध का उत्पादन घटा तो कंपोजिशन बदला है, इसी वजह से घटा। तो पानी की मात्रा कम, फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। गर्मियों में फैट ज्यादा मिलता है बरसात वाले में, और ठंडी वाले सीजन में दूध में फैट की मात्रा कम मिलती है, गर्मी में फैट ज्यादा मिलता है। तो फैट ज्यादा मिलना शुरू हुआ गर्मी में तो कंपोजिशन चेंज हुआ तभी तो ये बात भी आपका ठीक है। तो सभी बातें बेटा डिपेंड करती हैं किस पे, आपके मिल्क के कंपोजिशन पे, है ना। मिल्क कंपोजिशन इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। यही नहीं है, अभी और भी चीजें हैं जो कि मिल्क के कंपोजिशन को चेंज करती है। टाइप ऑफ फीड, कैसा आप चारा खिला रहे हैं, चारा का प्रकार, है ना, ये भी एक फैक्टर है। इसी भी क्रम में जोड़ देना चाहिए आपको, डी वाले के बाद मैं ई लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये भी उसी का है। टाइप ऑफ फीड, कैसा चारा आप खिला रहे हैं। भूसा खिला रहे होंगे तो भाई गाय से दूध का उत्पादन की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि भूसा एनर्जी देता है ना, उसमें प्रोटीन है। डीसीपी 0% होता है उसमें। जब डीसीपी 0% है, नील बटे सन्नाटा है, अब आप चाह रहे हैं दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए, कभी नहीं हो सकता। अगर आप कार्बोहाइड्रेटियस चीज या एनर्जेटिक चीजें नहीं खिला रहे हैं तो कभी भी आपको उसमें जो है, जो अगर प्रोटीनस चीज नहीं खिला रहे हैं तो कभी भी दूध के उत्पादन में प्रोटीन और फैट का कंटेंट नहीं बढ़ने वाला है। तो एक बैलेंस्ड राशन आपको खिलाना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ फीड पे भी डिपेंड कर रहा है ना, ये इस पे भी तो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें बेटा याद रखिएगा, मिल्क कंपोजिशन कैसे बदलता है। अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इन रिलेशन टू मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ मिल्क। बड़ा आसान सा सवाल है, सबसे बेसिक सवाल है ये, कि दूध का जो कंपोजिशन होता है उससे सबसे बेसिक सवाल है ये। बेसिक सवाल में क्या पूछा गया है कि मिल्क क्या है, एक एम्फोटेरिक सॉल्यूशन है जिसमें सारी चीजें उसमें मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। अब अगर बात की जाए तो वाटर में ही सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके घुले रहते हैं। जैसे दूध में सबसे मेनली कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो एक तो वाटर है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल मैटर, यही 5 चीजें हैं जो कि उसमें मिलती हैं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सब कुछ अपने में घोल लेता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप समझिए, दिमाग लगाइए, अगर आप पानी में तेल डालते हैं तो तेल कैसा, उसमें डूब नहीं जाता है ना, तैरने लगता है ना उसके सरफेस पे, यानी कि वो कोलाइडल फॉर्म कहलाता है। तो फैट यानी लिपिड यानी कि ऑयल, ये तीनों सिमिलर होते हैं, तो वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा जा रहा है, मिल्क प्रोटीन कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं, मिल्क फैट इमल्सन फॉर्म में, एकदम बात सही है।
फैट जो होता है, अच्छा मैंने फैट प्रोटीन के बारे में बता दिया क्या, उल्टा हो गया, ध्यान से फिर से सुनिए। जो मिल्क प्रोटीन होती है, प्रोटीन हमेशा कोलाइडल के रूप में पाई जाती है। मिल्क फैट हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, इमल्सन के फॉर्म में पाया जाता है। इमल्सन कैसा होता है कि आपका इमल्सन मतलब वही जो मैंने पानी का एग्जांपल दिया, उसके तेल का एग्जांपल दिया, ठीक है, इमल्सन के रूप में होता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ट्रू सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, सत्य घोलक के रूप में पाया जाता है। मिनरल मैटर भी सत्य घोलक के रूप में पाए जाते हैं। तो जितने भी आपके मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका अलग अलग सॉल्युबिलिटी है। तो जो उनका सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, जिस बेसिस पे सॉल्युबिलिटी आती है उसी का फॉर्म, सोल्यूबल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड पेयर पूछा गया, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो आपको बता देते हैं प्रोटीन हमेशा कोलाइडल फॉर्म में ही पाई जाती है, तो ये आपका राइट आंसर है। फैट हमेशा इमल्सन के फॉर्म में ही पाया जाएगा, ये भी आपका राइट आंसर है। और मिल्क कार्बोहाइड्रेट हमेशा ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में पाया जाएगा, ये भी ट्रू है। अगर बात कर ली जाए इसी में भैया मिनरल मैटर किस फॉर्म में पाया जाता है, खनिज लवण, तो मिनरल मैटर किस फॉर्म में पाया जाएगा, मिनरल मैटर को बेटा और किस नाम से जानते हैं, ऐश के नाम से जानते हैं। ऐश मतलब क्या होता है, राख, तो ऐश के फॉर्म में भी इसको हम लोग जानते हैं। तो यह है खनिज लवण, खनिज लवण। तो खनिज लवण किस रूप में होता है, किस फॉर्म में सोल्यूबल होता है, तो लगभग 99% किस फॉर्म में होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। किस रूप में, ट्रू सॉल्यूशन के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोलाइडल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तो लेकिन मोस्टली कैसा, सत्य घोलक के रूप में ये भी मिलता है। तो ये मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि बिल्कुल अपने ट्रू फॉर्म में लिखे हुए हैं। बेटा इसको सबको याद कर लेना बढ़िया से। आगे चलिए, वीनिंग इज ए टर्म दैट रिफर्स टू, वीनिंग का मतलब क्या होता है, आपको मैंने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, कैटल मैनेजमेंट में, कैटल एंड बफेलो मैनेजमेंट में, कि आपका ये क्या होता है, वीनिंग क्या होता है। तो वीनिंग का मतलब बच्चों होता है, ऐसे ही एक शब्द है कलिंग, CULLING, शायद मैंने इसी सीरीज के, चौपाल सीरीज के लेक्चर 1 में ही मैंने शायद कलिंग का मतलब समझाया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वही सेम टर्म होता है एक तरीके से वीनिंग। तो वीनिंग भी क्या होता है, कलिंग का मतलब था कि अनप्रोडक्टिव को अलग करना, लेकिन वीनिंग का मतलब होता है जो दूध पी रहा बच्चा होता है उसको उसकी मां से अलग कर देना, ताकि मोह माया से मुक्त हो जाए वो बच्चा और उसकी मां भी, दूध पे डिपेंडेंट ना रहे, उसको अलग से चारा खिलाया जाने लगता है, तो उसे वीनिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं, गिविंग बर्थ ऑफ काफ, बछड़े को जन्म देना तो बच्चा काविंग कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, काविंग कहलाता है ना। बछड़े को जन्म देना क्या कहलाएगा, काविंग कहलाएगा। यहां पे ये बात हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो बच्चा देने की क्रिया है। प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर मिक्स कंसंट्रेट एंड रफेज टू डेयरी काऊ, इसे तो हम लोग बैलेंस राशन बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस राशन बोलते हैं, यानी कि संतुलित आहार इसे कहा जाता है बेटा, संतुलित आहार इसे कहते हैं। देन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ए मदर्स मिल्क टू ए अनदर फूड सोर्स, यानी कि जो छोटा सा बछड़ा है, जो बच्चा है, उसको क्या करना, माँ के दूध से अलग करके दूसरे खाद्य पदार्थों पे उसको निर्भर बना देना ही वीनिंग कहलाता है। तो ये है बेटा वीनिंग, क्या है ये, वीनिंग है, इसी को हम लोग वीनिंग कहते हैं। जो छोटा बछड़ा होता है उस बच्चे को अपनी माँ से, यानी कि गाय से या भैंस से या बकरी से, जिससे भी अलग कर रहे हैं उसको अलग कर देना, आपका क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है। और उसके बाद उसको हम एज ए मिल्क सप्लीमेंट के रूप में कुछ और देते हैं, या फॉडर चारा उपलब्ध कराना शुरू कर देते हैं, या फिर हम लोग एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मिल्क उसको देना शुरू कर देते हैं। ब्रीडिंग ए डेयरी काऊ, ब्रीडिंग ए डेयरी काऊ, काऊ में ब्रीडिंग करना क्या कहलाता है, सर्विंग कहलाता है ना। तो ये आपका टर्म था यहाँ पे। तो ये चारों बातें मैंने बता दी कि किस बात को क्या बोला जाता है, गिविंग बर्थ देना काविंग, यहाँ पे इसका बैलेंस राशन, ये है वीनिंग, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसमें तीसरा आंसर। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट पैदा होता हो, कोई नया क्वेश्चन बनता हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कल के क्वेश्चन पेपर में उसको आप लोग फिर से एक बार हमसे पूछ लेना, ताकि कल वाले में, मतलब कि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी हम लोग आपके क्वेश्चंस को देख सके, है ना। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क,
दूध उत्पादन की क्रिया को क्या कहा जाता है? सीधी सीधी सवाल है कि मिल्क देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, जब कोई गाय या भैंस दूध दे रही होती है उसे बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? ऐसा पीरियड, ऐसी अवधि जिसमें गाय या भैंस दूध दे रही होती है, उस पीरियड को क्या बोला जाता है? लैक्टेशन पीरियड। तो दूध देने की क्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लैक्टेशन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लैक्टेशन बोलेंगे। दूसरा यहां पे मैं एक बात और लिख देता हूं आपके लिए। एक होता है लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड गाय और भैंस के लिए कितने महीने का होता है? आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्दी से आप लोग लिख दीजिए पहले कि गाय और भैंस में जो लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी दूध देने की जो अवधि होती है, वो कितने महीने की होती है। ठीक है, ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ देता हूं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, या आप अगले सेशन में आप बताइएगा। एक होता है बेटा ड्राई पीरियड। क्या होता है? ड्राई पीरियड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क काल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे शुष्क काल। ठीक, शुष्क काल। तो शुष्क काल का मतलब क्या होता है, या शुष्क अवधि का मतलब क्या होता है? ऐसी अवधि जिसमें गाय या भैंस दूध नहीं दे रही होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई पीरियड। इसमें गाय या भैंस क्या कर रही होती है? आराम करती है। उसको इस समय जो है फीडिंग, खूब बढ़िया बढ़िया चारा खिलाया जाता है, मेंटेनेंस राशन दिया जाता है, ताकि उसकी बॉडी में क्या हो जाए, जो भी दूध दे करके वो गाय या शरीर या भैंस का शरीर जो भी थोड़ा सा कमजोर हुआ था, अब उसमें थोड़ा सा राशन वासन खाने के बाद बॉडी मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी करानी है तो उस टाइम के लिए भी वो उसकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। तो इस अवधि को ड्राई पीरियड कहा जाता है। मैं ड्राई पीरियड की अवधि लिख देता हूं, 60 डेज होती है बेटा। कितना होता है? 60 दिन, यानी कि 2 मंथ्स। 60 दिन इसकी अवधि होती है, या 2 महीना आप कह लीजिए, ड्राई पीरियड का रखा जाता है। बाकी आप लोग गाय और भैंस के लिए लैक्टेशन पीरियड यानी दुग्धावस्था या दुग्ध काल की अवधि का नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कितने दिन की होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने पूछा हुआ, अगर आप लोगों को मजाक लगता हो तो भी लिखिएगा, आता हो तो भी लिखिएगा, अगर सीरियस है तो भी लिखिएगा। गाय और भैंस का दोनों का लिखिएगा लैक्टेशन पीरियड। तो ये बेटा लैक्टेशन पीरियड है। और ऑप्शन देख लेते हैं। गेस्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। गेस्टेशन मतलब होता है बच्चों गर्भकाल। गर्भकाल का मतलब क्या होता है? ऐसा ड्यूरेशन जिसमें गाय या भैंस या भेड़ या बकरी कोई भी हो, जितने समय तक प्रेग्नेंट रहती है, जितने समय तक पेट में उसके बच्चा रहता है, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? उस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जैसे गाय में है 280 से 285 दिन का, भैंस में 310 दिन का, भेड़ में 151 दिन का, बकरी में 145 दिन का, मुर्गी में 22 से 24 घंटे का। इस तरह से सभी में जो ये अवधि निर्धारित की गई बच्चों, वो क्या है? जैसे सुअर में 114 से 115 दिन का है। ये जो गेस्टेशन पीरियड है, ये क्या होता है? बच्चा जितने दिन तक उस गाय या भैंस के पेट में पलता है, बढ़ता है, उसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है ना? प्रेगनेंसी का वही प्रेगनेंसी ही गेस्टेशन पीरियड आपका कहलाएगा। ठीक, चलिए ये सवाल हो गया होगा कंप्लीट। आगे चलते हैं। कैस्ट्रेटेड मेल इन शीप इज कॉल्ड एज। कैस्ट्रेटेड मेल इन शीप, भेड़ में जिसका बधियाकरण कर दिया गया है, उसके नर को क्या कहा जाता है? आपको एक बात और बता देते हैं, भेड़ से आपके सिलेबस में कोई सवाल नहीं आना है, क्योंकि आपके सिलेबस में भेड़, बकरी, सुअर इन सब के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, उसमें इसका डिस्कशन नहीं है। सिर्फ उसने पूछा है गाय, भैंस और पोल्ट्री के बारे में, वो पूछेगा सवाल। ठीक है, तो एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि वहां से ये सवाल आपके नहीं आएगा। इसका राइट आंसर आपका वेदर है। आप वेदर पढ़ करके आगे बढ़ जाइएगा। स्टीयर हम लोग काऊ में बोलते हैं, ये याद रखिएगा। गाय में हम लोग स्टीयर बोलते हैं। आगे चलते हैं। किडिंग इन टर्म ऑफ एनिमल रिफर्स टू, ये भी बच्चों आपके बकरी से संबंधित है ना? तो बकरी से सवाल आना नहीं है, बट ये टर्मिनोलॉजी जो होती है बच्चों, पशुपालन का बहुत बेसिक हिस्सा होता है ना? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना। तो इसको जानते रहिएगा, लेकिन उम्मीद मत रखिएगा कि इससे सवाल आ सकता है। ठीक है, तो किडिंग मतलब होता है जब बकरी बच्चा दे रही होती है, उस प्रक्रिया को किडिंग कहते हैं, है ना? गोट मेकिंग ए जोक अबाउट शीप। अरे वाह, ऑप्शन देखिए मैंने कितना सुंदर सुंदर सजाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो आपके चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाएगी।
लिखे हैं गिविंग बर्थ टू ए लैम्ब। लैम्ब मतलब क्या होता है? मेमना, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन गिविंग बर्थ टू ए सीप। तीसरा गोट्स मेकिंग ए जोक अबाउट सीप, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी गोट। ये चौथा वाला आंसर आपका सही है, क्योंकि बकरी के बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? किडिंग। आर यू किडिंग? ऐसे आप लोगों ने जोक सुना होगा, तो ये किडिंग मतलब बकरियां करती हैं, है ना। अब यहां देखिए तीसरा वाला ऑप्शन मैंने क्या बनाया था, गोट्स मेकिंग ए जोक अबाउट सीप, मतलब बकरी भेड़ का मजाक बना रही होगी, उसके बारे में मजाक बना रही होगी। गिविंग बर्थ टू ए सीप, सीधे बकरी जो है क्या करेगी? भेड़ को जन्म देगी। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और लैम्ब किसका बच्चा होता है? भेड़ का बच्चा होता है। तो बाकी सब अनर्गल टाइप के ऑप्शन थे, एक ही ऑप्शन सही है ये वाला। अब जैसे इसमें किडिंग लिखा हुआ है, वैसे ही भेड़ में लैम्बिंग होता है। क्या होता है? भेड़ का क्या होता है? लैम्बिंग। बच्चा देने की क्रिया को भेड़ में हम लोग लैम्बिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लैम्बिंग हो जाएगा। ऐसी अगर बात की जाए गाय और भैंस में, तो काविंग, CALVING, काविंग, ये गाय और भैंस में हो जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए मुर्गियों में, तो मुर्गियों से जब अंडे से चूजा बाहर निकलता है उसे हम लोग हैचिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं मुर्गियों में? हैचिंग। अब ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि मुर्गी आपके ऑप्शन में है। हैचिंग, हैचिंग मतलब क्या होता है? मुर्गी के अंडे से चूजे का बाहर निकलने की प्रक्रिया को हैचिंग करते हैं। गिविंग आउट बर्थ ऑफ ए यंग चिक, है ना, चिक का बाहर निकलना आपका हैचिंग कहलाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे एंड ग्रासेस आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ, सूखी घास और मोटे चारे, ये किसका एग्जाम्पल है? तो चाहे वो सूखी घास हो या हरी घास हो, वो ज्वार हो, बाजरा हो, मक्के का चारा हो, ल्यूसर्न का चारा हो, या पैराग्रास हो, या लोबिया की घास हो, कुछ भी हो बेटा, वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो सब के सब आते हैं रफेज के अंतर्गत, मोटे चारे के अंतर्गत इनको रखा जाता है, क्योंकि यहाँ सूखी घास और ग्रासेस लिखी हुई है। अगर यहाँ पे लिखा होता मूंगफली की खलियां, सोयाबीन की खली, बोन मील, कैल्शियम का चूर्ण, ऑयल केक्स, ये सब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता, तुरंत आप बताते बेटा ये कंसंट्रेट्स हैं, ये दाने हैं। मक्के का दाना, है ना, सीड्स या ग्रेन्स आप कह सकते हैं। ज्वार का दाना, चने की भूसी, दाल के छिलका, ये सब भी अगर एग्जाम्पल दिया रहता तुरंत आप कंसंट्रेट लगाते थे। तो जो भी मोटा चारा आपको मिलेगा वो आप एग्जाम्पल में रफेज लगाएंगे, बाकी ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीनस ऑफ गोट इज, फिर से गोट से क्वेश्चन आ गया। गोट से क्यों क्वेश्चन आ रहा है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, शायद बेसिक क्वेश्चन है इसीलिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसीलिए शायद रखा हुआ है कि बेसिक क्वेश्चंस में आता है। तो जीनस ऑफ गोट इज केप्रा हिरकस, साइंटिफिक नेम क्या होता है? केप्रा हिरकस। तो हिरकस इसका स्पीसीज है और जीनस उसका कैप्रा होता है, तो केप्रा हिरकस इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है गोट का। इस वजह से बच्चों इसका जो जीनस है वो केप्रा। ओविस एरिस किसका साइंटिफिक नेम होता है? सुअर का। ओविस एरिस ये किसका साइंटिफिक नेम है? सुअर का। तो इसका किसका जीनस है? ये सुअर का हो जाएगा। ये सस स्क्रोफा है ना, सस स्क्रोफा, सस डोमेस्टिका, ओविस एरिस, इस तरह से कई सारे नाम है। बॉस इंडिकस, बॉस टॉरस, ये किसका है? गाय का है। बुबैलस बुबैलिस ये किसका है? भैंस का है, जीनस का नाम। ये सभी जीनस ही लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जीनस बकरी का पूछा गया तो केप्रा आप लगा देंगे। स्प्लिनिक फीवर इज अनदर नेम फॉर, बहुत ही एक तरीके से आपको टर्मिनेट किया हुआ क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या अल्टर्ड किया हुआ क्वेश्चन आप कह सकते हैं। टफ बनाने के लिए क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, सिर्फ पेपर थोड़ा सा आपको लगे कि ये टफ है, जबकि इस क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि आप लोगों को ये फेल करा दे क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर। देखिए स्प्लिनिक फीवर लिखा हुआ है, ये किसका और नाम होता है? ये किसका और नाम होता है? इसे बोलते बच्चों बोलते हैं एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो जाती है, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आ जाती है, तो ये आपका एंथ्रेक्स है। इसी का अलग नाम स्प्लिनिक फीवर भी रखा गया है, स्प्लिनिक बुखार भी इसको
प्लीहा बुखार भी इसको बोला जाता है। और ये मानव में बीमारी फैलने वाली बीमारी है कि गाय के दूध से, जिस भैंस को या जिस गाय को एंथ्रेक्स रोग है उसका दूध अगर आपने पिया तो आपको भी एंथ्रेक्स रोग होने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, तो बच्चों ये इसका नाम है। बाकी मेस्टाइटिस मतलब थनैला रोग होता है, तो थनैला से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद काउ पॉक्स लिखा हुआ है तो वायरस जनित रोग होता है। काउ पॉक्स का नाम पॉक्स वायरस ही रखा गया है, पॉक्स रोग बोला गया है, चिकन पॉक्स बोला गया है, छोटी माता रोग बोला गया है इसका नाम। एफएमडी को हम लोग खुरपका, मुंह पका या फिर ज्यादा से ज्यादा फूट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। वायरल डिजीज ये होता है और किसी का कोई अलग नाम नहीं है बस, लेकिन आपके एंथ्रेक्स का अलग नाम है। आइए देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेसिपिटेटेड मिल्क प्रोडक्ट, है ना। अभी आप लोग होते लाइव के टाइप में, अगर आप लोग होते तभी इस पे बोली लगा रहे होते बढ़िया बढ़िया, तो उस पे अच्छा लगता है कि कोई पहला वाला बोली लगाया, कोई दूसरा वाला बोली लगाया, कोई तीसरा वाला, कोई चौथा वाला, तो कुल मिला के सभी ने बोली लगा ली। और अब ये हो गया कि भाई अब नागेंद्र सर के ऊपर है, जिसका मतलब उसका आंसर वो टिक कर दें, जिसका उनको अच्छा लगे उसका टिक कर दें, है ना। ऐसे सवालों में मजा आता है। लेकिन अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मुझे वीडियो देना पड़ रहा है क्योंकि मौसम खराब है, नेट नहीं चल रहा है, लाइव आ नहीं सके। और आप लोग, मैं देख रहा था बहुत बच्चे वेट कर रहे थे, इतना कमेंट आप लोग किए हैं, 100 से ज़्यादा के आसपास में तो लाइक हो गए हैं, है ना। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पहले मैंने देखा कि 90 के आसपास लाइक्स हो चुके थे और 30-32 बच्चे उस पर वेटिंग में भी दिखा रहे थे मेरे मोबाइल पे। लेकिन मोबाइल का नेटवर्क इससे कनेक्ट नहीं होता, तो इस वजह से, नेटवर्क ना होने की वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आप सब लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेसिपिटेटेड मिल्क प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेटेड मिल्क प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मिल्क का प्रोडक्ट जो अवक्षेपित रूप में बनाया गया हो, अवक्षेपित करके उसको बनाया गया हो। तो बच्चों पनीर भी आपका कैसा है और छेना कैसा है, ये दोनों के दोनों बच्चों आपके अवक्षेपित दूध के उत्पाद होते हैं। पनीर और छेना भी अवक्षेपित दूध के उत्पाद है। खीर कैसा होता है? खीर बच्चों पार्शियली डिहाइड्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है ना, पार्शियली डिहाइड्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है। खीर को हम लोग गुजरात में बासुंदी के नाम से जानते हैं। और पनीर पनीर होता है, छेना छेना होता है। और बोथ ए एंड बी इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो दूध उत्पाद बच्चों कई सारे टाइप के हो सकते हैं, है ना। एक होता है कंडेंस्ड, एक होता है इवेपोरेटेड, एक होता है कोगुलेटेड, एक होता है स्टीयर्ड, एक होता है इवेपोरेटेड। तो तमाम प्रकार के इसके प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग उद्देश्य है। जैसे आपको खोआ बनाना है, खोआ को अदर नेम से हम लोग मावा भी कहते हैं। खोआ अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे? डिहाइड्रेट ही तो करेंगे, पानी लॉस करेंगे। इवेपोरेटेड प्रोडक्ट है वो, पानी का पूरा नुकसान करने के बाद जो बाद में जो हमको गाढ़ा मटेरियल मिलेगा वही खोआ कहलाएगा। घी क्या है? घी क्या है? पहले मक्खन बनाएंगे तो उसको कैसे बनाया जाता है? घी को पहले चर्निंग करेंगे, तो यानी कि उससे हम लोग अलग किए हैं, तो अलग करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको निकाल करके घी बनाएंगे। अगर हमें बटर चाहिए तो वो भी अलग प्रोडक्ट है। अगर हमें आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम क्या है? दूध से अगर आइसक्रीम बनाएगी तो फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट है। फ्रोजन यानी कि जमीकृत या हिमांकीकृत मिल्क का उत्पाद है वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is a condensed milk product? Condensed milk product, कंडेंसेशन, यहां पे कंडेंस को आप एक और नाम दे सकते हैं, इवेपोरेटेड, पार्शियली इवेपोरेटेड या फिर फुल्ली इवेपोरेटेड, जो भी आप कह लीजिए, आप एक नाम दे दीजिए, वाष्पीकृत, ठीक है। ये एक नाम दे दीजिए, आप यहां से सेटिस्फाइड हो, आंसर आपको अब मिल जाएगा। खीर कैसे बनती है? पहले दूध को उबाला जाता है, जब आधा उसका भाग बचता है तो उसमें चावल वावल डाल के पका करके खीर बना लेते हैं। तो ये आपका क्या है? इवेपोरेटेड मिल्क प्रोडक्ट। खोआ कब बनता है? जब खूब ज्यादा पानी को गर्म, दूध को गर्म करते हैं तो लास्ट में जब उसका टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स बचता है, बाकी पानी उड़ जाता है, तो वही आपका खोआ कहलाता है। रबड़ी भी पार्शियली जो है हाइड्रेटेड होती है, पार्शियली डिहाइड्रेट कर दिया जाता है तो भी रबड़ी बनती है, ठीक है। तो सभी बेटा इसके क्या है? सभी प्रोडक्ट कैसे होते हैं? कंडेंस्ड या फिर इवेपोरेटेड मिल्क प्रोडक्ट है। स्किम मिल्क कंटेन, स्किम्ड मिल्क, आपको मैंने पीएफए अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू पीएफए प्रिवेंशन फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट या रूल आप कह लीजिए 1976 के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है।
कि किस प्रोडक्ट में कितना परसेंट SNF, कितना परसेंट फैट पाया जाता है। तो उस कैटेगरी में मैंने आपको गाय का दूध, भैंस का दूध, स्किम्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क और होमोजेनाइज्ड मिल्क, साथ ही साथ स्किम मिल्क, इतने सारे टाइप मैंने आपको पढ़ाए हुए। उन सभी में मैंने आपको बताया हुआ था मिल्क फैट का कंटेंट और SNF का कंटेंट। तो स्किम मिल्क बच्चों जो होता है, स्किम मिल्क जो होता है, आप लोगों को याद हो तो कमेंट जरूर लिखते जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग मत लिखिए, सिर्फ मुझे सुनते जाइए, ऐसा नहीं है। स्किम मिल्क में बच्चों लेस देन 0.5% फैट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, लेस देन 0.5% फैट होता है, ठीक है, इसे स्किम्ड मिल्क कहते हैं। अगर गाय का दूध है, भैंस का दूध है, तो उसमें कितना परसेंट फैट और SNF मिलेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। टोन्ड मिल्क है, डबल टोन्ड मिल्क है, तो उसमें कितना परसेंट फैट और SNF मिलता है, ये भी अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं। नहीं याद है घर जाके रिवाइज कर लेना बेटा, एग्जाम में आपके इस बार मैचिंग टाइप में उम्मीद है ऐसे सवाल के आने की, ठीक है, मैचिंग टाइप में। आगे चलते हैं, आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त क्वेश्चन पूरे स्क्रीन पे भरा हुआ 5 नंबर के लिए। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, पढ़ रहे हैं भैया। आइसक्रीम इज ए फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट। अरे बिल्कुल यार, अभी अभी तो मैंने पढ़ाया था कि आइसक्रीम क्या है, एक जमा हुआ डेयरी उत्पाद है। आइसक्रीम कंटेन 12% मिल्क फैट एंड 15% शुगर। बेटा ये भी बात एकदम 100% सही है। जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं उसमें 12% मिल्क फैट पाया जाता है और 15% शुगर मिलाई जाती है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा सर कौन वाली, चॉकलेट वाली, दूध वाली या संतरे वाली, है ना, जो गांव में आता है बेचने, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर जो शहर में डेयरी मिल्क वाला मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं, इतना परसेंट पाया जाता है। द फैट कंटेंट ऑफ बटर इज जनरली अबाउट 80%। ये भी बात बेटा सही है, जो बटर होता है, मक्खन होता है, उसमें न्यूनतम 80% क्या होता है, आपके फैट पाया जाता है बटर में, मक्खन में। चीज इज मेड ऑफ केसीन। ये भी बात सही बेटा, चीज मतलब पनीर, तो पनीर का सबसे मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, उसका प्रोटीन होता है। पनीर का सबसे मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उसका प्रोटीन होता है। तो अब आप देखिए इसमें से क्या करना है। एबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रू स्टेटमेंट। सत्य वाला कथन बताना है, तो भैया चारों सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें किसी का कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो आप लोग जरूर अपना कमेंट बॉक्स जो है भरते रहिएगा, कमेंट बॉक्स जरूर आप अपना कंप्लीट करते रहिएगा। आइए आगे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 बफेलो, अच्छा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक पहले स्टेटमेंट्स को पढ़िए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बफेलो मिल्क घी कंटेन 99 to 99.5% मिल्क फैट। कह रहे हैं कि अगर भैंस का दूध से घी बनाया गया तो 99 से 99.5% वसा उसमें पाई जाएगी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, घी शुड नॉट कंटेन मोर देन 0.5% मॉइस्चर। अब आपको आंसर देना है, ये बात सही है या नहीं। उम्मीद है आप लोग का आंसर दिमाग में छप गया होगा कि जो बच्चों घी होता है, घी में 99 से 99.5% फैट होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और बाकी जो 5.5% चीज रह जाती है वो और कुछ नहीं, वो मॉइस्चर होती है, ठीक है। क्या होता है, मॉइस्चर होती है। और आप सोच रहे होंगे कि सर उसका TSS कहाँ जाता है, तब टोटल सॉल्युबल जो है मटेरियल कहाँ जाते हैं, टोटल सॉलिड्स कहाँ जाते हैं, कुल ठोस कहाँ चला जाता है। तो जो नीचे कड़ाही में जो राख बचती है ना, वही आपका वो टोटल सॉलिड्स हो जाता है। तो बचता है इसमें क्या है बच्चों, 0.5% मॉइस्चर। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन इसका, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से आप सब पढ़िए। खोवा इज ए पार्शियली डिहाइड्रेटेड होल मिल्क प्रोडक्ट। और स्टेटमेंट 2 है खोवा फ्रॉम काउ मिल्क कंटेन 25% फैट एंड खोवा फ्रॉम बफेलो मिल्क कंटेन 37% फैट। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या आया होगा। खोवा इज पार्शियली डिहाइड्रेटेड होल मिल्क प्रोडक्ट। ये बेटा बिल्कुल बात सही है, पार्शियली डिहाइड्रेट किया जाता है तब खोवा जाकर के बनता है। खोवा का अनदर नेम मावा भी है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, खोवा फ्रॉम काउ मिल्क।
अगर गाय के दूध से बनाया जाता है तो खोआ में 25% फैट होता है, और अगर भैंस के दूध से बनाया जाता है तो खोआ में 37% फैट होता है। ये बात बेटा एकदम ताल ठोक के सही है, कोई आंसर इसमें गलत नहीं है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बेटा आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंडर करा देता हूं, याद दिला देता हूं कि बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो भी मैं यहां पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, इसमें मैं मैक्सिमम ट्रू क्वेश्चंस रखने की कोशिश करता हूं, ट्रू ऑप्शंस रखने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल सही बातें मैं लिखने की कोशिश करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, प्लस आप यहां से नई नई चीजें सीखते हुए भी जाएं। मेरा यह पर्पस होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब एनटीए या फिर सीयूईटी आपका एग्जामिनेशन लेगा तो वो कभी भी हमेशा ट्रू ऑप्शंस को नहीं रखता, इतने ट्रू नहीं रखता है। कभी कभी दोनों स्टेटमेंट गलत कर देता है, कभी कभी एक स्टेटमेंट गलत रहेगा, कभी एक पहला गलत दूसरा सही, कभी दूसरा सही पहला गलत। तो इस हिसाब से वो स्टेटमेंट रखेगा। बहुत ध्यानपूर्वक सतर्क होकर के लगाइएगा। वहां ये भरोसे करके मत जाइएगा कि नागेंद्र सर का तो हमेशा दोनों सही रहता था, या कभी कभी एक दो गलत होता था तो वही सही होगा, तुक्का लगाइए। जय श्री राम, जय माता दी, ऐसे मत कीजिएगा भैया, ठीक है। हाँ, ऐसे मत कीजिएगा। आप लोग ध्यान से पढ़ के तभी लगाइएगा। नागेंद्र सर यहाँ सिखाने भी आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करा रहे हैं, आपको तरीका भी सिखा रहे हैं और कंटेंट भी याद दिला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दिया, खोवा फ्रॉम काउ मिल्क कंटेंट 25% फैट एंड खोवा फ्रॉम बफेलो मिल्क कंटेंट 37% फैट। अब ये अगर मैं यहाँ पे सही चीज नहीं लिखता तो आपके अंदर कंफ्यूजन चलता, इस वजह से मैंने सही चीजें लिखी हैं। इसके लिए तैयार रहना हमेशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। स्टेटमेंट 1 देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का, खीर इज आल्सो नोन एज बासुंदी। बिल्कुल बात सही बेटा। कहां पे, गुजरात में बोला जाता है। गुजरात में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बासुंदी कहते हैं। छेना कंटेन 14 to 17% फैट। ये भी बात सही है, छेना में 14 से 17% वसा होती है। अब ये बात आपको याद है या नहीं ये मैं नहीं जानता। छेना में 14 से 17% वसा होती है, ये बात हमको जो है पच नहीं रही है बेटा। इतना परसेंट प्रोटीन अगर होता तो मैं मान लेता कि हाँ ये सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। तो कहां पे है, 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। मुझे ये वाला आंसर सही लगता है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या अगले दिन आप हमसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। चलिए ठीक है। Which one from the following is not the source of contamination of milk? इनमें से बताना है कि जो दूध हम लोग यूज करते हैं खाने पीने के लिए, उसमें इनमें से क्या चीज ऐसी है जो कि कंटामिनेशन नहीं करती है, जो कि कंटामिनेशन नहीं, कंटामिनेशन मतलब क्या, दूषित करना। अब जैसे हम लोग दूध दूह रहे हैं, या बाल्टी वाले भैया आते हैं दूध दूहते हैं, है ना, मिल्कमैन आता है दूध निकालता है। दूध उसने निकालते समय पता चला वो बहुत गंदा कपड़ा पहन के आया है, पसीना उसका छूटा, एक बूंद भी उसमें अगर टपक के गिरा तो समझ लीजिए चरना अमृत उसमें पहुंच चुका है। वो बैक्टीरिया का बहुत सघन स्रोत होता है ना, तो वो कंटामिनेट हो गया। गाय के शरीर पे अगर भूसा चिपका हुआ है या कोयर या जो चारा जो है चिपका हुआ वो उसमें गिर गया तो भी कंटामिनेट हो गया। दूध दूहते समय अगर आंधी चल रही, धूल गर्दा मिट्टी ये सब पड़ गया तो भी। गाय या भैंस जब आप दूध निकालते हैं तो पूंछ बहुत बढ़िया वो चलाती रहती है ना, पूंछ हमेशा उनकी फटाफट आती रहती है। अगर एक बार उसकी पूंछ उस बाल्टी में गई और वहां से नहा के वापस आई तो इसका मतलब है कि सारी गंदगी उस बाल्टी से जो है दूध, उसके पूंछ से उस दूध में चला गया है। ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन है। अगर गंदा हाथ है तो भी दिक्कत है, भीगा हुआ हाथ है तो भी समस्या है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्लीन एंड ड्राई हैंड फॉर मिल्किंग। ये देखिए पहला ही ऑप्शन बेटा सही है। अगर हाथ साफ है और ड्राई हैंड है यानी सूखा हुआ हाथ है तो ही दूध का उत्पादन सबसे स्वच्छ हो सकता है। यही ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए फोर मिल्क। आपको बता देते बेटा, फोर मिल्क मतलब अग्र दूध होता है। जैसे आपको 5 लीटर दूध निकालना है गाय के दूध से, ठीक, 5 लीटर, तो शुरुआत में जो 100 ml या 200 ml दूध निकलता है उसे फोर मिल्क कहा जाता है। फोर मिल्क मतलब अग्र दूध जो शुरुआत में निकलता है। तो फोर मिल्क में सबसे ज्यादा किसकी संख्या पाई जाती है, बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, कंटामिनेशन होते हैं।
मेस्टाइटिस अडर, अगर बेटा मेस्टाइटिस है तो बैक्टीरिया यहां भी तो पाया जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, कंटामिनेशन का सोर्स हो गया। काउ स्किन एंड फ्लैंक रीजन, काउ की स्किन से बाल वाल टूट अगर गिर गया तो भी कंटामिनेशन हो गया। तो यानी पहला ऑप्शन आपका साफ है, क्लीन एंड ड्राई हैंड फॉर मिल्किंग, यही एक कंटामिनेशन का स्रोत नहीं है। अगर पूछा जाए कौन सा स्रोत है तो ये सब कुछ कंटामिनेट करने का सोर्सेस होते हैं। कंटामिनेट मतलब दूषित। अगला क्वेश्चन है बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, सही का चयन करना है। तो कास्टिक पोटास स्टिक इज यूज्ड फॉर डिहॉर्निंग इन फीमेल काउ। अच्छा, ऑप्शन अलग भी है क्या? हाँ, ये इधर ऑप्शन हैं, इसके ऑप्शन यहां है बच्चों, इधर इसके स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, तो कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है डिहॉर्निंग इन फीमेल काउ, मादा गायों में इसको करने के लिए, बात सही है ये वाला। बर्डीजो कैस्ट्रेटर इज यूज्ड फॉर कैस्ट्रेशन इन एनिमल, ये भी बात सही है। बर्डीजो कैस्ट्रेटर का यूज किया जाता है बधियाकरण करने के लिए। ड्राई पीरियड नोन एज नॉन मिल्किंग फेज ऑफ कैटल, ये भी बात सही है, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें दूध नहीं दे रही होती है, जाहिर सी बात है। बेस्ट साइलेज फॉडर इज मेड फ्रॉम सोरघम एंड मेज क्रॉप, ये भी बेटा बात सही है। जो सबसे अच्छी साइलेज बनाने के लिए जो क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं? वो हैं आपके सोरघम और मक्का। तो फिर मैं आपको एहसास दिला देता हूं, मैं ज्यादातर ऑप्शंस इसलिए इतना अच्छा रखता हूं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए, याद भी हो जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि एनटीए वाला सारे ऑप्शन सही रखेगा। वो हो सकता है इनमें से कोई भी सही ना रखे, सब कुछ लिखेगा। यहाँ पे जैसे दे दिया, कास्टिक पोटास इज यूज्ड फॉर डिहॉर्निंग इन मेल काउ, अगर मेल लिख दिया तो मेल में कभी नहीं किया जाता डिहॉर्निंग, हमेशा फीमेल का किया जाता है। बर्डीजो कैस्ट्रेटर कैस्ट्रेशन के लिए ना लिख करके यहां लिख देता टैटूइंग करने के लिए, जैसे बाली वाली पहनाते हैं ना, छल्ला पहनाते हैं गाय को पहचान के लिए, टैटूइंग करने के लिए दे देता है यहाँ पे। ड्राई पीरियड इज नोन एज मिल्किंग पीरियड कर देता है यहाँ पे, और बेस्ट साइलेज यहाँ पे लिख देता है गन्ने की फसल से बनाते हैं। तो सबके सब तो गलत हो गए। तो ये उसका तरीका है, आप अपने तरीकों को समझिए, आप सच्चाई को याद रखिएगा, वहां पे जो गलत लगेगा उसको गलत पहचानिएगा। अब ये चारों ऑप्शन सही है ना, तो यहां पे क्या पहचानना था? सही ऑप्शन को चूज करना था। ऑल ऑफ एबव आर करेक्ट, सभी के सभी बेटा सही है, क्योंकि यहां पे क्या चूज करना था? सही वाला, करेक्ट ऑप्शन चूज करना था आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पर्म एंड हार्मोन्स आर द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिकल। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि जो नर टेस्टिकल होता है, जिसको हम लोग वृषण कहते हैं, ठीक है, अंडकोश कहते हैं, वो क्या काम करता है? वो काम करता है लिविंग स्पर्म सेल को, लिविंग स्पर्म को हार्मोन्स के द्वारा क्या करना? रिलीज कराना। यानी टेस्टिकल्स का काम ही है नर शुक्राणु को निकालना। ठीक, आइए देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कहता है। प्रोडक्शन ऑफ ओवम और ओवा इज द मेन फंक्शन ऑफ ओवरी इन फीमेल। ओवरी मतलब क्या होता है? मादा का सबसे मुख्य या प्राइमरी जननांग जो होता है बच्चों, क्या होता है? ओवरी। मेल का सबसे प्राथमिक जो जनन अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो टेस्टिकल होता है, और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी होता है। और दोनों का काम क्या होता है? अपने अपने जगह पे स्पर्म को रिलीज करना। तो स्पर्म बोला जाता है नर वाले में, और मादा में ओवा या फिर ओवम बोला जाता है। इसको अंडाणु कहते हैं हिंदी में, और इसको ऊपर वाले को शुक्राणु कहते हैं हिंदी में। तो इन दोनों का बेटा यही एक काम होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एसर्शन रीजन के सवाल हैं, विकल्प यहां पे हैं एसर्शन रीजन के, और क्वेश्चन यहां पर है, लिखा हुआ है द एंट्री ऑफ स्पर्म, SPERM, द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ओवम मतलब क्या? फीमेल के ओवरी में, है ना। स्पर्म मतलब क्या? मेल वाला हिस्सा, और ओवम मतलब क्या? फीमेल का जो ओवम निकला हुआ है ना। फॉलोड बाय द यूनियन ऑफ देयर न्यूक्लियाई, यानी कि ये आपस में अब मिल गए, यूनियन हो गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। इन फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यार यही तो बात बोली जा रही है कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है?
फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ये प्रक्रिया कहाँ कंप्लीट होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होती है। ठीक है, ये पहला एसर्शन की बात कही गई है, एसर्शन सही है। रीजन पे आइए, रीजन मतलब कारण। कारण क्या लिख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? व्हेन द एनिमल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है, परिपक्व हो गया है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन अपीयर्स एट द फर्स्ट टाइम एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड पुबर्टी। लिख रहे हैं कि यौनावस्था किसे कहते हैं? तो यौनावस्था वह स्टेज होती है जिसमें कोई भी मेल या फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है जनन क्रिया करने के लिए। तो बेटा रीजन तो सही है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि ये यहां पर फर्टिलाइजेशन की बात हो रही थी, फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही थी, स्पर्म और ओवम की बात हो रही थी। यहां पर बात किसकी हो रही है कि ग्रोथ स्टेज की हो रही है, कि ये मेच्योर होता है तो उसे यौनावस्था कहते हैं, बुढ़ापावस्था कहते हैं, या बच्चा अवस्था कहते हैं, उससे संबंधित बात कर रहा है ये। तो एसर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस वजह से आपका इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द एज फॉर कैस्ट्रेशन ऑफ बुल इज 1.5 to 2 years। यानी कि जो बैल होते हैं या नर जो पशु होता है, उनमें बधियाकरण की जो सबसे अच्छी उम्र मानी जाती है 1.5 से 2 साल मानी जाती है। ये बात बेटा बिल्कुल सही है, एकदम सही है। मिल्क फीवर इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? जब किसी पोषक तत्व की कमी से कुछ हो जाता है तो उसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। मोस्टली अकर्स इन हाई मिल्क यील्डिंग कैटल ब्रीड्स। तो ये बात बिल्कुल सही बचा। दुग्ध का जो ज्वर होता है, मिल्क फीवर होता है, वो कैल्शियम की कमी से अधिक उत्पादन करने वाले, अधिक दूध का उत्पादन करने वाले गाय और भैंस के नस्लों में पाया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी आपका हो गया ट्रू। तो जब दोनों सही हैं तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोल्ट्री मैनेजमेंट। कुक्कुट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य पहचानना है। अच्छा, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। लेयर पोल्ट्री, यानी कि जो लेयर पोल्ट्री मतलब क्या? जो अंडा देती है। नीड 16 आवर लाइट ड्यूरिंग लेइंग पीरियड। ये बात बिल्कुल सही बेटा, 16 से 17 घंटे की लाइट इसको चाहिए होता है। अगर क्लोज सिस्टम में है तो, ओपन सिस्टम में तो सनलाइट मिल रही, लेकिन अगर आप उसको ब्रूडर में रखे या कहीं भी रखे हैं तो उसको 16 से 17 घंटे की लाइट चाहिए। इन डीप लिटेड सिस्टम फ्लोर स्पेस 2 स्क्वायर फीट पर बर्ड एंड फीडिंग स्पेस इज 5 इंचेस पर बर्ड आज प्रोवाइडेड। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम डीप लिटेड सिस्टम कर रहे हैं ना, तो हमको एक बर्ड के लिए 2 स्क्वायर फीट का एरिया देना पड़ता है। डी वार्मिंग शुड बी डन रेगुलरली एट एन इंटरवल ऑफ 6 to 8 वीक। ठीक है ना। तो डी वार्मिंग क्या होता है? डी वार्मिंग, वर्म मतलब क्या होता है? वर्म मतलब बच्चों यहां पे इसका मीनिंग है वर्म का यहां पे मीनिंग है आपका सूत्रकृमि, फीता कृमि से, यानी कि आपके निमेटोड वाले इंसेक्ट, निमेटोड वाले पैथोजन से। ठीक है ना। तो यहां पे डी वार्मिंग का मतलब है कि अगर उसके पेट में केचुआ गिलुआ है या फिर जो डीप लेयर सिस्टम हम बिछाए हैं, अगर उसमें कहीं निमेटोड जो है पनप रहा है, उसकी साफ सफाई हम लोग 6 से 8 सप्ताह पे, यानी कि 1.5 से 2 महीने पे करते रहते हैं। तीनों पॉइंट बेटा सही है, कोई पॉइंट गलत नहीं है। तो पोल्ट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड तीनों पॉइंट सही है। तो ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, और आज का ये लास्ट सवाल है। आज का ये लास्ट सवाल है, और उम्मीद है आप लोग अपना फीडबैक भी लिखे होंगे, कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जितना आपका सवाल सही हुआ, जितना गलत हुआ, जिसमें आपका डाउट था वो सब बचा के रखिएगा, और जितना आप क्वेश्चन बोले थे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लाइव में जो भी आपका डाउट रहेगा वो कवर कर लेंगे। डाउट नहीं होगा ये मेरी पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हिच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? मिक्स्ड फार्मिंग मतलब होता है जहां पर पशुपालन के साथ साथ खेती की जाती हो।
ठीक है ना, पशुपालन के साथ साथ खेती की जाती हो, या आप कह सकते हैं खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाता हो, उसे हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब होता है सिर्फ फसल उगाना, लेकिन मिक्स्ड क्रॉप फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, फसलों के साथ साथ पशुपालन करना, फसल के साथ साथ पशुपालन करना। अब देखिए यहां पे क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रियर्ड ऑन द सेम फार्म। ये बात बेटा बिल्कुल सही है कि फसलें भी उगाई जाती हैं प्लस पशुपालन भी एक ही खेत पे किया जाता है, बात सही है। When a crop fails or the price of crop fluctuate, the farmer can depend on livestock and vice versa। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम दोनों चीजें कर रहे हैं, अचानक से हमारी फसल या तो बेकार हो गई या तो फिर पशु में कोई रोग लग गया, तो अगर कोई एक मर गया तो दूसरे से हमें कुछ ना कुछ फायदा मिल जाता है। इसका एक ये एडवांटेज है। तो यानी कि अगर फसल बर्बाद हुई तो पशुओं से कुछ फायदा मिलता रहता है, और अगर पशु बीमार हो गया तो फसल से हमको कुछ ना कुछ फायदा मिलता रहता है। तो ये क्या है, वाइस वर्सा, यानी कि उस पे आपस में लेन देन, मतलब एक तरीके से देखा जाए कभी इससे फायदा कभी इससे, यानी कि आप कभी घाटे में नहीं जाते हैं। तो ये भी इसका एक फायदा है। यहाँ पे क्या बोला गया, जो इसका विशेषता नहीं है उसको बताना है। तो ये दोनों तो इसकी विशेषताएं होती हैं। तीसरा देखते हैं, द मेन फीचर, अच्छा, द मैन्योर फ्रॉम एनिमल इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर फॉर द सॉइल इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। भैया जो पशुपालन किया गया है खेत में, उससे जो खाद वगैरह बनेगी, गोबर की खाद होगी या वर्मी कंपोस्ट होगा, उसको फसल उत्पादन में यूज किया जाएगा। ये भी बात 100% सही है। किसके बारे में, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पूछा गया। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, इन तीनों में से ऐसी कोई विशेषता ऐसी नहीं है जो कि इससे संबंधित ना हो, इसलिए नन ऑफ देम। बेटा ये सभी मिक्स्ड फार्मिंग की प्रॉपर्टीज हैं, और इस वजह से इसमें ऐसा कोई ऑप्शन हमको नहीं मिला जो कि इसकी विशेषता नहीं है। तो ये रहा बच्चों आपका क्या, मिक्स्ड फार्मिंग से संबंधित क्वेश्चन, और आज का ही ये लास्ट क्वेश्चन था। अब अपना फीडबैक आप सब डाल दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बाकी आप सब जो भी डाउट रहेगा, हो ना हो, घर से लेके आए हो, वो लाइव में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। 80 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे हम लोग अगले सेशन में और तेजी से चलेंगे, ताकि हम लोग मिनिमम अगले सेशन में 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। ये हमारा टारगेट है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।